नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता। फाइनेंस बिल 2025 के अंदर जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चेंजेस को प्रपोज किया गया है, इस वीडियो के अंदर उन चेंजेस के ऊपर मैं बात करूंगा। फाइनेंस बिल 2025 1 फरवरी 2025 को प्रपोज किया गया। इस बजट के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़े चेंज को प्रपोज किया, एक बहुत बड़े रिलीफ को प्रपोज किया, जिसकी वजह से हमारे पूरे देश के अंदर जो एक सैलरीड क्लास है और सैलरीड क्लास के अलावा भी जो एक बिजनेस क्लास है, उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, जो कि एक मिडिल इनकम के स्लैब में आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नई रिजीम के अंदर यदि किसी एसएससी की 12 लाख रुपए तक इनकम है तो उसको अब कोई भी टैक्स नहीं देना है। जो भी उसका टैक्स कैलकुलेट होगा नए स्लैब्स के हिसाब से, वो 60,000 रुपए कैलकुलेट हो रहा है और 87A के अंदर उसको ये रिबेट मिल जाएगी। हमारी सरकार ने ये एक बहुत बड़ा दरियादिली का काम किया है, जिससे हमारी सरकार को करीबन 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू जो है वो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इससे इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आने की उम्मीद है। इस 87A की जो रिबेट है, जिसके बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि 12 लाख रुपए तक किसी एसएससी को अब टैक्स नहीं देना। पहली बात तो यह है कि इसके अंदर यदि एसएससी का कोई टैक्स किसी स्पेशल रेट पर कैलकुलेट हो रहा है, तब ये 87A की रिबेट उसको नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि एसएससी का कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या कोई उसकी लॉटरी इनकम पर उसको कोई टैक्स देना पड़ता है, तो उस केस के अंदर उसको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी एसएससी को 12 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जो कि स्पेशल रेट से टैक्स है, तो तब उसको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। दूसरा, ये जो रिबेट है ये खाली रेजिडेंट्स को अवेलेबल है, नॉन रेजिडेंट्स जो है उनको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। दूसरा, यदि हम ये देखते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अब 2 रिजीम है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। अब मैक्सिमम लोग जो है वो न्यू रिजीम के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा बेनिफिट है। तो यदि कोई एसएससी अभी भी पुरानी रिजीम में जा रहा है तो उसको ये 60,000 रुपए की रिबेट नहीं मिलेगी। वो अपनी नॉर्मल सारी डिडक्शंस जैसे पहले लेता था, अभी भी वो वैसे ही लेगा। दूसरा, न्यू रिजीम के अंदर क्योंकि एसएससी के जो टैक्स रेट है वो बहुत कम है और काफी स्लैब को बढ़ा दिया गया है, खोल दिया गया है, तो न्यू रिजीम के अंदर बाकी की डिडक्शंस जो है वो नहीं मिलती, जैसे एटीसी की डिडक्शंस हैं। लेकिन फिर भी छोटी मोटी कुछ डिडक्शंस जो है वो नई रिजीम में भी हैं, जैसे 80JJA, 80M स्टैंडर्ड डिडक्शन। यदि कोई फैमिली पेंशन किसी को मिलती है तो सेक्शन 57 क्लॉज II के अंदर 25,000 रुपए का अमाउंट, और एक 80CC-D सबसेक्शन 1B 50,000 रुपए तक मिलेगी यदि पेंशन स्कीम जो है वो माइनर के लिए है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ सरकार ने दिया है कि 12 लाख रुपए तक अब किसी एसएससी को टैक्स नहीं देना। इससे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, इससे इकॉनमी के अंदर एक पैसे का बहुत बड़ा फ्लो मेरे हिसाब से आने की उम्मीद है। नेक्स्ट चेंज जो फाइनेंस बिल 2025 के अंदर किया गया है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को लेकर के है। कुछ सनसेट क्लॉज को 31 मार्च 2025 को जो एक्सपायर हो रही थी, कुछ एग्जम्पशंस, उनको बढ़ाकर के 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर कुछ चेंज प्रपोज किया गया है, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को लेकर के है। इसके अंदर ये बात कही गई है कि यदि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की इंश्योरेंस इंटरमीडियरी के द्वारा इशू की जाती है
तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो प्रोसीड्स होती हैं वो टैक्सेबल नहीं होगी और उनके ऊपर जो मैक्सिमम प्रीमियम एक साल में पे करने की जो लिमिट होती है, जो कि नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज में होती है, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। इस बजट के अंदर काफी कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में कहा गया है, क्योंकि ये प्रोविजंस एक नॉर्मल किसी पर्सन पर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं इनको फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा चेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को लेकर के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4H के अंदर है। इसके अंदर कुछ बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है। जो कंपनीज शिपिंग लीजिंग बिजनेस के अंदर है, यदि उनको कोई ऐसा कैपिटल गेन होता है जो उनको उन शेयर्स पर हुआ है, जो शेयर्स उन्होंने किसी डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर परचेज किए हुए हैं, तो उनको कैपिटल गेन टैक्स की जो एग्जम्पशन है वो एक्सटेंड की गई है। इसी सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट चेंज है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 34B के अंदर है। ये भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को लेकर के है, और जहां पर कोई एक ऐसी कंपनी जो कि एक IFSC की यूनिट है, वो किसी दूसरी यूनिट को डिविडेंड पे करती है और वो भी शिपिंग बिजनेस के अंदर है, तो वो डिविडेंड जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट बदलाव जो लाया गया है वो सेक्शन 44BD एक नया सेक्शन प्रपोज किया गया है। इस सेक्शन के अंदर नॉन रेजिडेंट को एक प्रेजेंटिव टैक्सेशन का एक ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर यदि कोई एसएससी नॉन रेजिडेंट है और वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर है, तो वो अपनी ग्रॉस रिसीट्स का 25% अपनी प्रेजेंटिव इनकम ले सकता है। इस स्कीम के अंदर नॉन रेजिडेंट को काफी बेनिफिट होगा यदि वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में है, क्योंकि जो उनकी ग्रॉस रिसीट है उसका खाली 25% उनको अपनी प्रेजेंटिव इनकम लेना है, तो इफेक्टिवली जो उनका टैक्स रेट आएगा वो 10% से भी कम आएगा। नेक्स्ट चेंज जो प्रपोज किया गया है वो टोनेज टैक्स एक स्कीम होती है, उस स्कीम का बेनिफिट अब उन वेसल्स को भी मिल सकता है जो कि इनलैंड वेसल्स का काम करते हैं। इसके अंदर दो ऑप्शंस उनको दिए गए हैं, या तो वो टोनेज टैक्स स्कीम के जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, या वो अपने नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम के प्रोविजंस को फॉलो कर सकते हैं। जहां पे भी उनको ये लगता है कि कौन सा उनके लिए बेनिफिशियल है, तो उनके पास ये ऑप्शन है। फ्रेंड्स, 2021 से ये देखने को मिला है कि सरकार जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सेक्शन 12 के अंदर रजिस्टर्ड हैं या सेक्शन 1023C के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उसके अंदर हर साल कोई ना कोई बदलाव जरूर आता है। और ये जो चेंजेस लाए गए हैं, कुछ चेंजेस काफी अच्छे हैं जिससे ये प्रोविजंस काफी रैशनलाइज भी हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन को लेकर के काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। यदि हम आज की डेट में जो ट्रिब्यूनल के केसेस आते हैं उनका एक थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो 10 में से करीबन 3 या 4 केस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने रजिस्ट्रेशन को खाली इसलिए डिनाई कर दिया होता है कि एसएससी ने जो अपनी एप्लीकेशन फाइल की है उसके अंदर उसने कोई अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं किया है, तो खाली इस टेक्निकल ग्राउंड्स पर उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अल्टीमेटली ये मैटर जो है वो ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर उनको रिवर्ट बैक करती है कि आप इनको टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट ना करें, इनको मेरिट पर डिसाइड करें। एक सेक्शन 12A(B) सबसेक्शन 4 की एक्सप्लेनेशन है जो कि स्पेसिफाइड वायोलेशन के बारे में बात करती है, जहां पर कोई एप्लीकेशन एसएससी ने सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC के अंदर लगाई और वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है या उसके अंदर कोई गलत इंफॉर्मेशन है या फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो उसको एक स्पेसिफाइड वायोलेशन माना जाता है और उसकी वजह से एसएससी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर अब ये बदलाव ये कर दिया गया है कि ये कहा गया है कि यदि कोई एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है
तो उसको स्पेसिफाइड वायोलेशन ना माना जाए। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट एसएससी ने नहीं किया उस एप्लीकेशन में, तो उसको डायरेक्ट रिजेक्ट करने की बजाय उसको एक मौका दिया जाए कि वो उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर ले, ताकि वहीं की वहीं उसको रजिस्ट्रेशन मिल पाए। नेक्स्ट चेंज इस सीरीज के अंदर जो प्रपोज्ड है वो ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 12A के जो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस हैं, पहले उसके अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है 3 सालों के लिए, और फिर 5 साल के लिए वो रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू होता है। अब एसएससी के लिए एक बहुत बड़े बर्डन की बात है कि वो हर 5 सालों के अंदर उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराए। तो जो छोटी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए थोड़ी सी एक रियायत कर दी गई है। उनको ये कहा गया है कि जो जब आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है उससे 2 साल पहले की आपको अपनी ग्रॉस रिसीट्स देखनी है। यदि 2 साल पहले की जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 5 करोड़ रुपए से कम है, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होगा 5 साल के लिए, अब वो 5 साल के लिए ना होकर के 10 साल के लिए होगा। कहने का मतलब यह है कि जहां पर एसएससी अपना रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC क्लॉज I से 5 तक के अंदर कर रहा था, वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अब 5 साल के लिए ना मिलकर के उसको 10 साल के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि जब उसने अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराया है तो उस रिन्यूअल कराने वाला जो साल है उससे पिछले 2 साल देखे जाएंगे। उन 2 सालों के अंदर यदि दोनों सालों में उसका ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ रुपए से कम है, तभी उसको वो रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 सालों के लिए मिलेगा, अदरवाइज उसको 10 सालों के लिए नहीं मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अब जो रजिस्ट्रेशन जो कि 2026 में हमको रिन्यू करने हैं, तो क्या ये प्रोविजन उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा? हालांकि लॉ के अंदर कोई चीज इसको लेकर के स्पेसिफाई नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन एज पर माय व्यू हमको 2026 में एज यूजुअल रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराना होगा, और फिर हमको ये देखना होगा कि जब हम रिन्यूअल कराएंगे जिस साल में, यदि उस साल के पिछले 2 सालों के अंदर हमारी रिसीट 5 करोड़ से कम है तो हमको 10 सालों के लिए मिलेगा। नेक्स्ट चेंज सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अंदर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक स्पेसिफाइड पर्संस की एक डेफिनेशन दी गई है। यदि इन स्पेसिफाइड पर्संस को यदि कोई पेमेंट की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में आती है, तो वो उनको अनरीजनेबल पेमेंट नहीं कर सकते, मार्केट रेट पे ही उनको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इशू ये नहीं है। इसके अंदर जो मेन एक काफी लोगों को तंग करता था जो प्रोविजन, वो ये था कि जिस आदमी ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होने के शुरुआत से जिस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है उस तक यदि उस 50,000 की डोनेशन दी है उस पर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल था। कहने का मतलब है कि सपोज करो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC, यदि उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी D आदमी ने 51,000 रुपए की डोनेशन दे दी है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आता था, और यदि वो ऑर्गेनाइजेशन उससे भी कोई काम करा लेती थी या उसके कोई रिलेटिव से या कोई ऐसी कंसर्न से काम करा लेती थी जो कि जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी और वो सारी पेमेंट्स का ब्यौरा भी उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना होता था। ये एक बड़ा इम्प्रैक्टिकल प्रोविजन था, क्योंकि यदि कोई आदमी डोनेशन देने आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं उससे ये पूछूं कि आपके रिलेटिव्स कौन कौन से हैं, आपकी वो कंसर्न कौन कौन सी हैं जिसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। यदि मैं इतने सारे क्वेश्चन उससे पूछूंगा तो वो मुझे डोनेशन ही नहीं देगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 50,000 वाली लिमिट है, और ये 50,000 वाली लिमिट खाली एक प्रीवियस ईयर में नहीं थी कि 1 साल के अंदर उसने उसको डोनेशन दी ऑर्गेनाइजेशन को। यदि पूरे जीवन काल में उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के एक किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उसको 50,000 से ज्यादा डोनेशन दे दिए तो वो स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाता था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस 50,000 की लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है, और 1 लाख खाली 1 साल के लिए है। इसको स्टार्टिंग से नहीं देखा जाएगा। स्टार्टिंग से देखने के लिए
जो लिमिट है उसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी एक पर्सन ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक साल में 1.5 लाख रुपए डोनेशन दी, तब वो स्पेसिफाइड पर्सन में आएगा, या जब से वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है जब तक आज तक की डेट तक यदि वो 10 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उस केस में वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। और जो मेजर रिलीफ है वो ये भी है कि अब उसके रिलेटिव को या उन कंसर्न्स को नहीं देखना जिसके अंदर वो एज ए पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है। एक बिजनेस ट्रस्ट के टैक्सेशन को रेशनलाइज किया गया है। बिजनेस ट्रस्ट के अंदर 2 ट्रस्ट आते हैं। पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको सिंपल शब्दों में REIT भी कहते हैं, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सेक्शन 115UA सबसेक्शन 2 के अंदर एक चेंज प्रपोज किया गया है। यह चेंज बेसिकली इस चीज को लेकर के है कि जो बिजनेस ट्रस्ट की जो इनकम होती है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्सेबल होती है 30% पर, लेकिन वो इनकम जो कि स्पेशल रेट पर टैक्स होती है, जैसा कि इस प्रोविजन में दिया गया था कि यदि कोई इनकम सेक्शन 111A और 112 के अंदर है तो वो 30% पर टैक्स नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर सेक्शन 112A गलती से रह गया था। अब उस चेंज को रेशनलाइज कर दिया गया है और अब ये कहा गया है कि यदि किसी बिजनेस ट्रस्ट की इनकम के अंदर कोई ऐसी इनकम है जो कि या तो सेक्शन 111A या 112 या 112A के अंदर टैक्स हो रही है तो फिर वो वहां पे टैक्स होगी, वो इनकम मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स नहीं होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बदलाव है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की एप्लीकेबिलिटी को लेकर के। यदि कोई नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया से कोई गुड्स खरीदता है और फिर उसको एक्सपोर्ट करता है तो उसको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया नहीं माना जाएगा। इसकी वजह से काफी नॉन रेजिडेंट्स को दिक्कत हो रही थी और जब उनकी टैक्सेशन थी तो उसके अंदर उनके इनकम को इंक्लूड करने की कोशिश की जाती थी। तो अब इसको स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि यदि कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया से खाली गुड्स खरीदता है और उन गुड्स को खरीद के बाहर एक्सपोर्ट करता है तो उसका इंडिया से गुड्स खरीदना सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं माना जाएगा। तो यह भी एक प्रोविजन, एक वेलकम प्रोविजन है। नेक्स्ट प्रोविजन है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी ने यूलिप लिया हुआ है और वो किसी साल के अंदर एक लिमिट से ज्यादा अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करता है तो फिर जो उसकी प्रोसीड्स होती हैं वो टैक्सेबल होती हैं। कहने का मतलब है कि यदि उसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D की एग्जम्पशन नहीं मिल रही तो अब ये सवाल उठता था कि यदि किसी ने यूलिप पॉलिसी ली हुई है और उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो टैक्सेबल कैसे होंगी। अब उसको स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि वो यूनिट्स जो हैं वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। उस यूनिट्स की रिडम्पशन पर कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लगेगा और वो यूनिट्स जो हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड की डेफिनेशन में आएंगी। तो इस चीज को भी काफी हद तक क्लैरिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज जो लाया गया है वो स्टार्टअप्स के लिए है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टार्टअप्स के केस में यदि एसएससी एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेता है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से तो उस स्टार्टअप के पास ये ऑप्शन होता है कि वो किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए अपनी इनकम का 100% एग्जम्पशन ले सकता है 10 सालों में से। ये बेनिफिट पहले उन सारे स्टार्टअप्स के लिए था जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक किया था, क्योंकि अब ये टाइम पीरियड 31 मार्च 2025 के अंदर खत्म होने वाला है। तो इसको बढ़ा करके, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है, उसको बढ़ा करके अब 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। पूरे यदि हम मेमोरेंडम को देखें जो बजट का है तो उसके अंदर जो भी सनसेट क्लोज थी उनको बढ़ा करके
31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। शायद इसका एक कारण यह भी हो सकता है, यदि हम इसको लाइटर मोड पे एक कोरिलेट करने की कोशिश करें, कि क्योंकि अब नई सरकार का जो चयन होना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 2030 में होना है, तो सारे बेनिफिट्स को बढ़ा करके जो सनसेट क्लॉजेज हैं उनको 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि यदि अब कोई स्टार्टअप 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2030 तक उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है और एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट ले लिया है, तो फिर वो किसी भी 10 सालों में से किसी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट का 100% एग्जम्पशन ले सकता है। दूसरा एक चेंज जो लाया गया है वो सेक्शन 115 एडी के अंदर एक चेंज को प्रपोज किया गया है। इसके अंदर फिर दोबारा जो टैक्सेशन के रेट हैं उनको रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। नॉन रेजिडेंट के केस में यदि उनको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सिक्योरिटीज पर, और उन सिक्योरिटीज पर जो कि सेक्शन 112A के अंदर नहीं आती, तो उनके ऊपर 12.5% का टैक्स रेट था, उसको 10% का रेट था, अब उसको रैशनलाइज करके 12.5 कर दिया गया है, क्योंकि अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर सारे टैक्सेशन के अंदर इसको एक साइक्रोनाइज कर दिया गया है और एक स्टैंडर्ड रेट 12.5% का कर दिया गया है। तो सेक्शन 115 एडी के अंदर जो पहले टैक्स रेट था वो 10% था, अब उसको 12.5 प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट चेंज जो है वो टीडीएस के रेट्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। हर साल ये देखने को मिलता है कि किन्हीं आइटम्स पर टीडीएस को नया इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ आइटम्स को हटा देते हैं, कई बार थोड़ी बहुत लिमिट बढ़ा देते हैं। तो ऐसी एक कोशिश इस बजट के अंदर भी की गई है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट कम कर पाता हूं कि यदि कोई टीडीएस काटने का जो स्लैब्स हैं, यदि उनको 5,000 या 10,000 रुपए से कभी बढ़ाया जाता है तो उनसे एक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इससे खाली जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनीज को बल्कि चेंज कराना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक कॉस्टिंग आती है। लेकिन जो चेंज किए गए हैं वो ये हैं, जैसे कि सेक्शन 194A के अंदर जब बैंक इंटरेस्ट देता है सीनियर सिटीजन्स को, तो 50,000 रुपए तक पहले टीडीएस नहीं काटना पड़ता था, अब उसको लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। सीनियर सिटीजन के अलावा ये लिमिट 40,000 रुपए की थी, इसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। डिविडेंड के केस में 5,000 रुपए तक टीडीएस नहीं काटना था, अब उसको 10,000 रुपए कर दिया गया है। इंश्योरेंस कमीशन के केस में वो लिमिट 15,000 की थी, उसको 20,000 कर दिया गया है। कमीशन या ब्रोकरेज यदि किसी को पे की जाती थी, यदि वो 15,000 रुपए तक थी तो टीडीएस नहीं काटना होता था, अब उसको 20,000 कर दिया गया है। और प्रोफेशनल फीस के केस में इस लिमिट को 30,000 रुपए से बढ़ा करके 40,000 रुपए कर दिया गया है। एक जो सिग्निफिकेंट अच्छा चेंज जो है वो रेंट के केस में है। पहले ये था कि यदि कोई एसएससी किसी को रेंट पे करता है 2,40,000 रुपए में का 1 साल के अंदर, तब उसको टीडीएस काटना होता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके इस तरीके से बदलाव किया गया है कि उसको 6 लाख रुपए साल ना कह करके उसको 50,000 रुपए महीना कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि पहले क्या था कि यदि एसएससी किसी को साल में 2,40,000 रुपए तक किराया दे रहा है और किसी एक महीने के अंदर उसने 60,000 रुपए दिया है और बाकी के अंदर उसने 1,80,000 दिया है, तब भी उसको टीडीएस नहीं काटना था। लेकिन अब यदि कोई एसएससी किसी को रेंट पे करता है 50,000 रुपए महीना, तो 6 लाख रुपए साल का बना, तब उसको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन यदि वो किसी महीने में उसको 70,000 रुपए रेंट पे कर देता है तो फिर उसको उस 70,000 रुपए पर टीडीएस काटना है। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल चेंज है जो कि एज ए एसएससी और एज ए प्रोफेशनल हमको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बदलाव जो लाया गया है वो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के अंदर है। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के मुताबिक यदि कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मैटर होता था तो उस केस के अंदर भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता था। टीसीएस के जो प्रावधान होते हैं वो सेलर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं।
फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन को लेकर के काफी कंफ्यूजन थी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में जो कहा जाता था वो ये कहा जाता था कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर वो आएगा जो टिम्बर है जो कि किसी फॉरेस्ट लीज के अंदर है, या दूसरा इसका हिस्सा था टिम्बर जो कि अदर देन फॉरेस्ट लीज है, और एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन टिम्बर और तेंदुआ लीज है। काफी गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशंस गए कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन को स्पेसिफाई कर दिया जाए ताकि कंफ्यूजन्स ना हो। इसलिए अब सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के अंदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन कर दिया गया है, और यह कहा गया है कि यदि किसी स्टेट एक्ट के अंदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन किया गया है तो वो मतलब लिया जाएगा, और यदि वो नहीं है तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर यदि फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कोई डेफिनेशन है तो उसको लिया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर के कंफ्यूजन थी कि क्या इसके अंदर आएगा या क्या नहीं आएगा, उसके लिए डेफिनेशन में को रेफर कर दिया गया है, या तो उस स्टेट एक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन है या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो डेफिनेशन है। नेक्स्ट चेंज इसमें यह है कि पहले 2.5% के हिसाब से टीसीएस काटना होता था, अब उसको कम करके 2% कर दिया गया है। दूसरा ये प्रावधान इसमें यह लाया गया है कि जो ये प्रोविजन है वो ट्रेडर्स पर तब एप्लीकेबल होगा जब खाली दूसरा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर टिम्बर या तेंदुआ लीव्स नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ट्रेडर्स पर यह प्रोविजन तब एप्लीकेबल होगा जब वो टिम्बर या तेंदुआ लीव्स नहीं होगा। बाकी केसेस के अंदर ट्रेडर्स पर टीसीएस के प्रोविजंस लागू होंगे सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के मुताबिक। नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के अंदर एक सेलर को अपने बायर से टीसीएस कलेक्ट करना होता था 0.1% के हिसाब से, और वो तब करना होता था जब उसकी जो सेल है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है। पहले ही सेलर इस चीज से जूझ रहा होता था कि उसको पेमेंट नहीं मिलती और उसको अपनी जेब से टीसीएस और जमा करना पड़ता था। साथ ही साथ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के अंदर यह प्रावधान था कि यदि कोई बायर उसका टीडीएस सेक्शन 194 क्यू के अंदर काट रहा है तो फिर उसको सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के अंदर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना था। इन दोनों प्रोविजंस को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहती थी, इनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट थी, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम यह लिया गया है कि यह कहा गया है कि सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H जो कि टीसीएस के बारे में बात करता है उसको डिलीट कर दिया गया है। अब आपको सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H जिसके अंदर आपको 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना था, यदि आपकी सेल 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो अब आपको वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। कुछ चेंजेस को सर्च की असेसमेंट जो होती है सेक्शन 158 के अंदर, वहां पे भी कुछ चेंजेस को प्रपोज किया गया है। सेक्शन 158 के अंदर जो सर्च के प्रोविजंस हैं जहां पर उनका असेसमेंट होना है, क्योंकि अब ये प्रोविजंस को दोबारे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले सेक्शन 153A 153C के अंदर होता था, फिर 2 सालों के लिए 148 लाया गया, और 1 सितंबर 2024 से सेक्शन 158BC के अंदर असेसमेंट होगी। तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस को इसके अंदर लाया गया है। पहला बदलाव यह है कि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसकी डेफिनेशन के अंदर वर्चुअल डिजिटल असेट को स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया गया है। जनरली ये देखा जाता है कि जब सर्च की असेसमेंट होती है तो चाहे वो इनकम अनडिस्क्लोज्ड है या नहीं, बहुत रैंडम तरीके से असेसमेंट की जाती है। तो जब इस तरीके के चेंजेस को प्रपोज किया जाता है कि जहां पर ऐसा लगता है कि सरकार बहुत सतर्क है या बहुत जागरूक है कुछ चीज को इंक्लूड करने में या एक्सक्लूड करने में, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत रैशनलाइज चेंजेस हैं। लेकिन जब असेसमेंट की जाती है तो चाहे वो इनकम डिस्क्लोज्ड है या अनडिस्क्लोज्ड है, उन इनकम्स को भी ऐड कर दिया जाता है। यदि इन चेंजेस की सही
बेसिक आधार को समझ लिया जाए जब असेसमेंट की जाती है, तो एक एसएससी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। दूसरा चेंज यह किया गया है सेक्शन 158 BA सबसेक्शन 2 और सेक्शन 158 BA सबसेक्शन 3 के अंदर यह बात कही गई है कि यदि किसी एसएससी के यहां सर्च हुई तो अब उसकी ब्लॉक असेसमेंट होनी है, और उन प्रोविजंस के मुताबिक यदि एसएससी की कोई असेसमेंट पेंडिंग है तो वो असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन उसके अंदर मर्ज हो जाती है, अबेट हो जाती है। और यदि किसी कारणोंवश जो कोर्ट है वो उस सर्च प्रोसीडिंग्स को या सर्च की असेसमेंट को स्टे कर देता है, तो स्टे करने के बाद प्रावधान यह है कि जब वो स्टे हटा तो असेसिंग ऑफिसर को जितना पीरियड स्टे का होता है वो पीरियड उसको दोबारा मिल जाता है। तो सेक्शन 158 BA सबसेक्शन 5 के अंदर रिकम्प्यूटेशन वर्ड नहीं था। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 158 BA सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के मुताबिक असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन अबेट होगी, और सेक्शन 158 BA सबसेक्शन 5 के अंदर यह था कि वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा असेसमेंट में से, रीअसेसमेंट में से। वहां पे रिकम्प्यूटेशन वर्ड नहीं था, अब रिकम्प्यूटेशन वर्ड को भी वहां स्पेसिफिकली डाल दिया गया है। सेक्शन 271AA B सबसेक्शन 1A की पेनल्टी उन सर्च केसेस पर लगती थी जहां पर सर्च 15 फरवरी 2016 के बाद जो सर्चेज हुई हैं। अब क्योंकि सर्च के प्रोविजंस और सर्च की असेसमेंट 1 सितंबर 2024 के बाद जो सर्चेज हुई हैं वहां पर चेंज हो गई है, तो वहां पे ये स्पेसिफिकली अब मेंशन कर दिया गया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि सेक्शन 271AA B सबसेक्शन 1A की जो पेनल्टी है वो उन सर्च केसेस में नहीं लगेगी जहां पर 1 सितंबर 2024 के बाद सर्च हुई है। नेक्स्ट चेंज ये है कि सेक्शन 132 और सेक्शन 132B के मुताबिक जब किसी एसएससी के यहां सर्च होती है, फिर उसकी असेसमेंट कंप्लीट की जाती है, और असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जो एसएससी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेवेन्यू ने एसएससी को वापसी करने होते हैं। यदि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो उनको रिटेन करे, तो उसको जब असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन हो जाती है तो उस डेट से 30 दिन के अंदर उनको परमिशन लेनी होती है अपने उन डॉक्यूमेंट्स को फर्दर रिटेन करने के लिए। रेवेन्यू को ये एक जेन्युइन दिक्कत आ रही थी कि जहां पर सर्च होती है वहां पे काफी सारे एसएससीज इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे एसएससी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एसएससीज की असेसमेंट पहले हो जाती है और कुछ की असेसमेंट बाद में होती है। तो ऐसे केसेस में इन डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करने के लिए जो उसको अप्रूवल लेना होता था असेसमेंट और रीअसेसमेंट के विद इन 30 डेज, अब उसको बढ़ा करके ये कर दिया गया है कि वो अब फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर जिसके अंदर वो असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन की गई है, उस क्वार्टर के एंड से विद इन 1 मंथ के अंदर उसको वो अप्रूवल लेना होगा। इसके अलावा एक चेंज ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सर्च प्रोविजंस के अंदर जो सर्च की असेसमेंट करने का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन ऑफ द सर्च से कंप्यूट होता है। कई बार किसी एसएससी के यहां एक जगह सर्च होती है, उसके लिए एक अलग ऑथराइजेशन दिया जाता है, दूसरी जगह सर्च होती है उसका दूसरा ऑथराइजेशन दिया जाता है। तो एक से ज्यादा सर्च के ऑथराइजेशन हो सकते हैं, लेकिन जो सेक्शन 132 सेक्शन 132B में जो वर्ड था वो ऑथराइजेशन था, प्लूरल वर्ड नहीं था। अब उसको ऑथराइजेशंस कर दिया गया है ताकि कोई एसएससी इस चीज का एक टेक्निकल बेनिफिट ना ले सके कि क्योंकि वर्ड ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशंस नहीं है, तो पुराने वाली सर्च से उसका पीरियड लिया जाए, क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड है वो लास्ट वाली सर्च के ऑथराइजेशन से कंपेयर किया जाता है, इसलिए अब वर्ड ऑथराइजेशन को ऑथराइजेशंस कर दिया गया है। यदि किसी एसएससी को टीडीएस काटना है और जिस पेई का उस एसएससी ने टीडीएस काटना है,
तो ये डिडक्टर की जिम्मेवारी थी कि इस चीज को इंश्योर करना कि जिसका डिडक्टर टीडीएस काट रहा है उसने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल की हैं या नहीं की। तो कुछ प्रोविजंस थे जहां पर पेई ने यदि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स जमा नहीं की हैं, उन केसेस में टैक्स डिडक्टर को या टैक्स कलेक्टर को हायर रेट से टीडीएस काटना पड़ता था। ये प्रोविजंस बहुत ही इम्प्रैक्टिकल थे। डिडक्टर के ऊपर यह जिम्मेवारी डालना कि वो ये इंश्योर करे कि डिडक्टी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स जमा की है या नहीं की, और उसके बेसिस पर वो रेट डिटरमिन करे कि उसको किस रेट पर टीडीएस काटना है। इस टाइप के प्रोविजंस जो टैक्स डिडक्शन के प्रोविजंस हैं उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा था। काफी सारी रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास गई कि इस तरीके के प्रोविजंस जो हैं वो इम्प्रैक्टिकल हैं, और इस बजट में सरकार ने सेक्शन 206 AB, सेक्शन 206 CCA, जो कि ये बात कहते थे कि यदि डिडक्टी ने अपनी रिटर्न्स दायर नहीं की हैं तो आपको हायर रेट से टीडीएस या टीसीएस के प्रोविजंस को अप्लाई करना है, अब उन प्रोविजंस को डिलीट कर दिया गया है। ये बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरीके से कभी एक टाइम में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के प्रोविजंस थे, उनको जब डिलीट किया स्टैट्यूट से तो एक राहत मिली, तो ये इन प्रोविजंस को डिलीट करना भी एक बहुत ज्यादा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक फायदेमंद है। जैसा कि ऐसा सुनने को मिलता है कि सरकार जो है वो कुछ बहुत नजदीकी समय के अंदर एक नया डायरेक्ट टैक्स एक्ट लाना चाहती है, एक डायरेक्ट टैक्स कोड लाना चाहती है, जिसके अंदर काफी सारे सेक्शंस को ठीक कर दिया जाएगा। जो एक्ट है उसको, बहुत मोटा एक्ट है, उसको पतला कर दिया जाएगा, वर्ड्स कम कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चेंजेस को अभी भी फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल 2025 ला करके बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, उनसे अभी भी ऐसा लगता है कि जो नया कोड आएगा वो भी कोई बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होगा। इसका बेस्ट उदाहरण जो है वो इस फाइनेंस बिल 2025 में एक देखने को मिलता है। इसके अंदर एक चीज कही गई है कि सेक्शन 17 जो कि परक्विजिट्स के बारे में बात करता है, वहां पे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि यदि कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए से कम है, यदि उसको कोई एम्प्लॉयर कोई परक्विजिट्स देता है तो उस केस में उनको परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा। या कोई असेसी जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए तक है, यदि कोई वो बाहर इलाज कराने जाता है तो उसका जो ट्रेवल है या उसके रिलेटिव का ट्रेवल है उसको परक्विजिट नहीं माना जाएगा। अब उन लिमिट्स को, जो 50,000 रुपए की लिमिट है या 2 लाख रुपए की लिमिट है, उनको बढ़ाने के लिए बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, यदि इस प्रोविजन को देखें तो ये प्रोविजंस करीबन 25-30 साल पुराने हैं। और क्या ऐसा संभव है कि जहां पर एसएससी की या किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है, वहां पर उसका कोई एम्प्लॉयर उसको कोई परक्विजिट दे रहा होगा, जैसे कि गार्डनिंग का परक्विजिट हो गया या कोई कुक का परक्विजिट हो गया, या जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए तक साल में है उसको कोई ऐसा परक्विजिट मिलेगा कि वो बाहर अपना इलाज कराने जा रहा है और उस इलाज कराने में वो उसका जो अटेंडेंट है उसके भी ट्रैवलिंग के बिल को बियर कर रहा होगा। तो इस तरीके के प्रोविजंस में अभी भी बदलाव नहीं किया गया। ये कहा गया है कि इन लिमिट्स को बढ़ाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम देता है कि जो आगे आने वाला डायरेक्ट टैक्स कोड है वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी राहत सिंप्लीफिकेशन की दिशा में नहीं होगा। नेक्स्ट बदलाव सेक्शन 80CC-D के अंदर प्रपोज किया गया और यह कहा गया है कि जो एनपीएस स्कीम का जो बेनिफिट है वो एनपीएस वत्सल्य अकाउंट्स को भी अवेलेबल होगा। यह बेनिफिट खाली ओल्ड स्कीम में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट बदलाव जो है वो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंदर प्रपोज किया गया है। जैसा कि प्रोविजन से हम पहले भी जानते हैं कि किसी भी एसएससी को जिसके 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो उन दोनों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की जो एनुअल वैल्यू है उनको एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड निल ले सकता है। एक प्रॉपर्टी के अंदर वो रह रहा होता है और दूसरी प्रॉपर्टी को यदि वो ये कहता है कि मैं ये उस दूसरी प्रॉपर्टी में इस वजह से नहीं रह पा रहा कि मेरा व्यापार इस तरीके का है, मेरा एम्प्लॉयमेंट इस तरीके का है कि मैं उस प्रॉपर्टी पे नहीं रह पा रहा, तो उन दोनों की जो एनुअल वैल्यू है वो निल मानी जाती है। लेकिन निल
मानने के लिए जो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि वो अपने उसको ऑन रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा हो, दूसरा वो इस वजह से उसको ना इस्तेमाल कर पा रहा हो कि क्योंकि वो वहां पे नहीं रह पा रहा अपने व्यापार की वजह से, अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब ये कह दिया गया है कि इन दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू को निल माना जाएगा, चाहे कुछ भी रीजन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रोफेशन का रीजन ना भी हो, तब भी उसको वो उस वैल्यू को निल ले सकता है। फ्रेंड्स, अगला चेंज जो प्रपोज किया गया है वो क्रिप्टो असेट को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एक क्रिप्टो करेंसी है उसको एक वर्चुअल डिजिटल असेट माना जाता है और सेक्शन 115 BBI के मुताबिक उस पर 30% का टैक्स लगता है और वो टैक्स लगाने के लिए खाली एसएससी को उसकी कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो मिलता है। इसी तरीके से सेक्शन 2 क्लॉज 47A के अंदर वर्चुअल डिजिटल असेट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 194S के अंदर वर्चुअल डिजिटल असेट के ऊपर 1% के TDS के प्रोविजंस भी हैं। ये प्रोविजंस वो हैं जो ऑलरेडी पटल पर हैं, जिसका पालन जो है वो एसएससी ने करना होता है। अब एक सेक्शन 285BBA को प्रपोज किया गया है और इस सेक्शन के द्वारा ये कोशिश की गई है कि जो वर्चुअल डिजिटल असेट है, क्रिप्टो असेट है, उसकी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंच पाए। तो रिपोर्टिंग एंटिटी पर जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है और यह कहा गया है कि रूल्स लाए जाएंगे, उस रूल्स के मुताबिक उसको अपनी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना होगा। यदि एसएससी किसी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेगा और उसके अंदर कोई डिफेक्ट पाया गया तो वो डिफेक्ट को विद इन 1 मंथ जो है वो उसको ठीक करना होगा और यदि एसएससी उस डिफेक्ट्स को रिमूव नहीं करता तो ये माना जाएगा कि उसने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स जो हैं वो सबमिट किए हैं। पूरे सेक्शन को देख करके ये लगता है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के केस में, क्रिप्टो असेट के केस में थोड़ा सा सजग है और वो ये चाहती है कि इन असेट्स के अंदर जो भी एसएससी डील करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचे। तो इस प्रावधान के मुताबिक सरकार ने उस इंफॉर्मेशन को अपने तक अवेलेबल कराने का एक तरीका निकाला है सेक्शन 285BBA इंट्रोड्यूस करके। नेक्स्ट चेंज जो प्रपोज किया गया है वो सेक्शन 275 के अंदर किया गया है। सेक्शन 275 के अंदर टाइम लिमिट्स दी गई हैं जब एक असेसिंग ऑफिसर एसएससी के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। सेक्शन 275 हमेशा से एक लिटिगेशन का सेंटर रहा है। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के केस में ये कंफ्यूजन रहती है कि असेसिंग ऑफिसर कब तक असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, कब तक पेनल्टी ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 275 के यदि हम प्रोविजंस इस फाइनेंस बिल से पहले देखें तो जो प्रोविजंस थे वो ये प्रोविजंस थे कि जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एसएससी को पेनल्टी इंपोज करनी है। जनरली जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है, एडिशंस की जाती हैं, एसएससी अपील में जाता है और जब उसको पेनल्टी का नोटिस दिया जाता है तो एसएससी जनरली लिख के ये देता है कि मेरी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को अबेंस में रखा जाए क्योंकि मैं अपील में हूं। ये जनरली देखा जाता है कि असेसिंग ऑफिसर जब एसएससी इन पेनल्टी प्रोसीडिंग्स की जो इनिशिएशन है उसका जवाब देता है तो कोई भी रिप्लाई असेसिंग ऑफिसर की तरफ से नहीं आता और यह भी बहुत कम देखने को मिला है कि जब एसएससी अपील में चला जाए और ये रिप्लाई दे दे कि मैं अपील में गया हूं और मेरी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को अबेंस में रखा जाए, तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर जनरली पेनल्टी इंपोज नहीं करते जब तक कि एसएससी की डिमांड एपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, सीआईटी अपील के द्वारा कंफर्म हो जाए। अब सवाल यह आता है कि जब सीआईटी अपील ने उस डिमांड को कंफर्म कर दिया और वो सीआईटी अपील का ऑर्डर या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जब प्रिंसिपल कमिश्नर को रिसीव हुआ तो उसके 6 महीने के अंदर
वो पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है। ये प्रोविजन पहले था। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सीआईटी अपील ने डिमांड को कंफर्म कर दिया और वो ऑर्डर जब एसएससी के प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पहुंचा, जब उसको रिसीव हुआ, उस महीने के 6 महीने के अंदर असेसिंग ऑफिसर को पेनल्टी इंपोज करनी होती थी। ये पुराना प्रोविजन था। असेसिंग ऑफिसर्स को दिक्कत आ रही थी, ये टाइम उनको कम पड़ रहा था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर्स के ज्यादा टाइम देने के लिए इस प्रोविजन में जो बदलाव किया गया है, जो पहले पीरियड था कि जिस साल के अंदर प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट किया जाएगा, अब यह कह दिया गया है, या जब उसको प्रिंसिपल कमिश्नर को ऑर्डर रिसीव होगा उसके 6 महीने के अंदर जो पुराना प्रोविजन था, अब उसको फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ करके फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो नए प्रोविजंस को प्रपोज किया गया है उसके मुताबिक यदि असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो यह देखा जाएगा कि असेसमेंट ऑर्डर किस क्वार्टर के अंदर पास किया गया, उस क्वार्टर के एंड में जाना होगा और वहां से 6 महीने लेने होंगे। यदि एसएससी अपील में चला जाता है, अपील का नेगेटिव ऑर्डर आता है, तो जिस क्वार्टर के अंदर वो नेगेटिव ऑर्डर प्रिंसिपल कमिश्नर को रिसीव हुआ उसके 6 महीने के अंदर वो अब पेनल्टी लगा सकता है। ये चेंजेस को प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट चेंज जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस के केस में लाया गया है। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में काफी लिटिगेशन जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में होती है और जनरली ये देखा गया है कि जब भी आर्म्स लेंथ प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है कंपेरेबल्स को लेकर के, तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है या जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है, जब ये मैटर अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं तो काफी एक बड़ी परसेंटेज ऐसी है केसेस की जहां पर इन मैटर्स को दोबारे टीपीओ को रिमांड बैक कर दिया जाता है। बहरहाल ये चेंज लाया गया है कि यदि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर किसी ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस निकालता है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो, और वो ट्रांजैक्शन एसएससी की सेम ट्रांजैक्शन ऐसी अगले 2 सालों में भी होती है, तो एसएससी यदि उस आर्म्स लेंथ प्राइस से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ये कह सकता है एक फॉर्म भर के कि मेरा इस ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस मेरी अगले आने वाले जो 2 साल है, नेक्स्ट ईयर है, उन पर भी अप्लाई किया जाए। इसके लिए एसएससी को अप्लाई करना होगा विद इन 1 मंथ, और जब वो अप्लाई करेगा तो जिस महीने में अप्लाई करेगा उस महीने के एंड से 1 मंथ में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ये बताएगा कि एसएससी की ये रिक्वेस्ट जो है वो वैलिड है या नहीं। और इसी के साथ ही सेक्शन 155 को भी बदलाव किया गया है कि यदि कोई ऐसा ऑर्डर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर करता है और इसकी वजह से यदि कोई अमेंडमेंट करनी पड़ती है, कोई रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, तो वो भी वो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच असेसमेंट इज कंप्लीटेड उसको कर सकता है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइसिंग के जो प्रोविजन है, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर करना है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के जो प्रोविजंस हैं वो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स हैं कि एसएससी ऑलरेडी उनसे जूझ रहा है। तो ये प्रोविजन भी जो लाया गया है एज ए प्रोफेशनल बहुत डिफिकल्ट लगता है कि इस तरीके की जो एक ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस है वो अगले 2 सालों के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये इसकी एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। इस पूरे फाइनेंस बिल में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि सरकार ने अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर पास करने के लिए एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम दिया है। शायद रेवेन्यू के अंदर ऑफिसर्स की कमी है या जो टाइम उनको असेसमेंट या ऑर्डर पास करने के लिए दिया जाता है वो टाइम उनके पास उतना सफिशिएंट नहीं है। ये एक तरीके का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। इसी सीरीज के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि टोनेज टैक्स स्कीम के ऑप्शन को लेने के लिए एसएससी को असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और जब एसएससी ये एप्लीकेशन लगाता है तो ऑफिसर के पास जो ऑर्डर पास करने का टाइम था वो पहले
1 मंथ था फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज मेड, अब इसको बढ़ा करके विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया गया है। ये एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। नेक्स्ट, सेक्शन 206C सब सेक्शन 7A के अंदर यदि एसएससी कोई टीसीएस टाइम पर कलेक्ट नहीं करता तो उसको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है। एसएससी को टीसीएस इन टैक्स कलेक्ट ना करने की एवज में जो ऑर्डर पास किया जाता है उसको डिफॉल्ट मानते हुए उसका जो पीरियड है वो विद इन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द टैक्स इज कलेक्टेबल है। एक पीरियड ये है, और दूसरा पीरियड है विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द कलेक्शन इन विच द करेक्टेड स्टेटमेंट इज फाइल्ड बाय द एसएससी। 2 पीरियड दिए गए हैं। जब एसएससी को टैक्स कलेक्ट करना था उसके 6 साल के अंदर, या एसएससी ने टैक्स कलेक्ट बाद में किया, उसकी अपनी स्टेटमेंट बाद में फाइल करी, तो जो करेक्शन स्टेटमेंट एसएससी ने फाइल करी उस साल के विद इन 2 years। इसके अंदर यह भी प्रावधान था कि सेम प्रोविजंस जो हैं वो टीडीएस के लिए हैं, लेकिन टीडीएस के अंदर यह प्रोविजन ऑलरेडी था कि यदि ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट स्टे कर देता है तो वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। वो एक्सकल्शन का टाइम पीरियड टीसीएस में एसएससी डिफॉल्ट के लिए नहीं था, उसको अब स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसी तरीके से प्रोविजंस को हार्मोनाइज करने के लिए टीडीएस के अंदर यह ऑलरेडी प्रोविजन था कि यदि एसएससी अपना टीडीएस उस टाइम तक डिपॉजिट कर देता है जब उसका टाइम एक्चुअली अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करने का टाइम अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पर यदि क्वार्टर एंड होता है 30 सितंबर को और एसएससी को अपना वो जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है जब तक का टाइम पीरियड तक भी एसएससी अपना टीडीएस जमा कर देता है तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जानी चाहिए। ये ऑलरेडी प्रोविजन था। तो सेम ऐसा प्रोविजन टीसीएस के केस में भी ला दिया गया है सेक्शन 276B को इंट्रोड्यूस करके कि यदि एसएससी ने अपना टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने की डेट तक जमा कर दिया है तो उसके ऊपर आप प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स ना चलाएं। नेक्स्ट बदलाव जो लाया गया है वो पेनल्टी के प्रोविजंस में लाया गया है। पहले पेनल्टी जो लगाई जाती थी कुछ सेक्शंस के अंदर वो ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा लगाई जाती थी। वो सेक्शंस हैं सेक्शन 271C, सेक्शन 271CA, सेक्शन 271D, सेक्शन 271DA, सेक्शन 271DB, सेक्शन 271E। क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर पास करता है और पेनल्टी ज्वाइंट कमिश्नर को लगानी होती है, तो पेनल्टी लगाने में कई बार ऐसा हो रहा था कि ज्वाइंट कमिश्नर से पेनल्टी लगाना छूट जाता था। तो इसलिए अब यह प्रोविजन ला दिया गया है कि इन सेक्शंस के अंदर भी पेनल्टी का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ही पास करेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 274 है कि उसको अपने ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेकर के आना होगा। तो इन सेक्शंस के अंदर जो पेनल्टी है अब असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है, लेकिन जो परमिशन है वो उसको अपने ज्वाइंट कमिश्नर से लानी है सब्जेक्ट टू सेक्शन 274। इसी तरीके से कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पर सरकार ने पहले भी ऐसा देखने को मिला है कि फेसलेस स्कीम को लाने के लिए सरकार जो है वो नोटिफिकेशंस लाती है। पहले एक्ट के अंदर ये था कि फेसलेस स्कीम्स के अंदर जो नोटिफिकेशन लाने की डेट्स हैं वो स्पेसिफाई थी कि इस डेट के बाद सरकार नोटिफिकेशन नहीं ला सकती। अब कुछ केसेस के अंदर अभी भी जो असेसमेंट है वो फेसलेस मैनर में नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि ट्रांसफर प्राइसिंग के केस देखें तो उन केसेस के अंदर जो असेसमेंट है वो फेसलेस नहीं है, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड था नोटिफिकेशन लाने का वो 31 मार्च 2025 था। तो अब उस टाइम लिमिट को हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि ये टाइम लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होगी, जब सरकार चाहे तब जो है नोटिफिकेशन ला सकती है। इसी तरीके से सेक्शन 270AA का एक प्रोविजन है जो कि इम्यूनिटी फ्रॉम द पेनल्टी की बात करता है
यदि एसएससी का मैटर अंडर रिपोर्टिंग का है, एसएससी ने असेसमेंट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है और अपना टैक्स जमा कर दिया है, तो एसएससी को जिस महीने में ऑर्डर मिला है उस महीने के विद इन 1 मंथ असेसिंग ऑफिसर के पास एक सेक्शन 270 के अंदर एप्लीकेशन लगानी होती है कि साहब मैंने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं अपील में नहीं गया हूं, मेरा मैटर अंडर रिपोर्टिंग का है, इसलिए मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। और फिर असेसिंग ऑफिसर को जिस महीने के अंदर एसएससी ने एप्लीकेशन लगाई है उसके विद इन 1 मंथ जो है जवाब देना होता है। आज तक प्रैक्टिकली किसी भी केस में यह देखने को नहीं मिला कि एसएससी ने यह एप्लीकेशन लगाई हो और उसको जवाब आया हो। ऐसा तो हो सकता है कि एसएससी ने एप्लीकेशन लगाई हो और उसकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई हो फॉर वन और द अदर रीजन, लेकिन कहीं ऐसे केसेस देखने को नहीं मिले जहां पे एसएससी की इम्यूनिटी बनती हो और उसको रिप्लाई आया हो। फिर भी इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर को थोड़ा सा और टाइम दे दिया गया है कि जब एसएससी अपनी एप्लीकेशन लगाए उस महीने के एंड से विद इन 3 मंथ्स असेसिंग ऑफिसर वो ऑर्डर पास कर सकता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपडेटेड रिटर्न के प्रोविजंस के अंदर कुछ बदलाव किया गया है, कोई और रिलैक्सेशंस दी गई हैं। सरकार ने ये महसूस किया कि एसएससी जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते और उनको बाद में ऐसा लगता है कि हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए और हम सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स से बचना चाहते हैं, बाद में पेनल्टी प्रोविजन से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए एक तरीके का अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट लाए थे। और क्योंकि काफी लोगों ने अपडेटेड रिटर्न फाइल भी की, तो अपडेटेड रिटर्न का जो ऑलरेडी प्रोविजन है वो एसएससी को 2 साल तक का टाइम देता है कि एसएससी अपनी अपडेटेड रिटर्न 2 साल तक फाइल कर सकता है। यदि वो 12 महीने तक फाइल कर देता है अपडेटेड रिटर्न तो उसको टैक्स और इंटरेस्ट का 25% देना है, और यदि वो 24 महीने के अंदर फाइल कर देता है तो 50% देना है। कहने का मतलब है जितना लेट करेगा उतना उसको टैक्स प्लस इंटरेस्ट का फालतू देना होगा। अब इस पीरियड को और बढ़ा दिया गया, यह कहा गया कि वो यदि वो 24 महीने के बाद करता है और 36 महीने तक कर देता है तो 60% देना है, और 36 महीने के बाद करता है और 48 महीने तक करता है तो उसको 70% देना है। एक छोटा सा राइडर लगाया गया कि यदि एसएससी 3 साल के बाद अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है और उसको सेक्शन 148A क्लॉज बी का कोई नोटिस आया हुआ है जो कि 3 साल बाद इशू किया गया है, तो फिर वो अपडेटेड रिटर्न के लिए नहीं जा सकता। लेकिन यह कहा गया कि यदि वो सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस ड्रॉप कर देता है असेसिंग ऑफिसर तो फिर वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। पहली बात तो आज तक ये कोई केस ही देखने को नहीं मिलते, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि सेक्शन 148A क्लॉज बी का अपडेटेड सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया और उसको ड्रॉप कर दिया हो असेसिंग ऑफिसर ने। तो प्रैक्टिकली ये प्रोविजंस कई बार इस तरीके के होते हैं जो जिनका लॉजिक भी समझ में नहीं आता। अब सवाल उठता है कि एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल करे या सेक्शन 148 के नोटिस का इंतजार करे। क्या यदि एसएससी ने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी और एसएससी का स्क्रूटनी में केस लग गया तो यह बात तो तय है कि असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर पेनल्टी जरूर लगाएगा, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न का फाइल करने का मतलब यह है कि एसएससी ने खुद यह मान लिया कि मैंने अपनी जो इनकम है वो एस्केप हुई थी। लेकिन यदि वो 148 का एसएससी को नोटिस आता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एसएससी का 148 का जो नोटिस इशू किया गया उसके अंदर वो नोटिस किसी टेक्निकल ग्राउंड पर ही एसएससी को रिलीफ मिल जाए, और उसके ऊपर जब 148 का नोटिस आए तो उसको खाली टैक्स और इंटरेस्ट देना है। यहां तो अपडेटेड रिटर्न में जो टैक्स और इंटरेस्ट तो है ही, प्लस उसको 25% 50% फालतू भी देना होता है। तो अपडेटेड रिटर्न में भी कहीं ना कहीं पेनल्टी का एक डर बना रहेगा यदि वो केस स्क्रूटनी में आ जाता है, क्योंकि कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि अपडेटेड रिटर्न आपने फाइल कर दी तो आपका केस जो है वो स्क्रूटनी में नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल करना बेहतर है या 148 के असेसमेंट के अंदर जाना बेहतर है, ये आने वाला टाइम बताएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस बजट के अंदर आपको जो भी प्रोविजंस है वो बता पाऊं, लेकिन क्योंकि समय की कमी रहती है, प्रोविजंस को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करना
इतने कम समय में थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक दो जगह ऐसा हुआ है कि पूरे वीडियो को बनाने में मुझसे कोई सेक्शन को कोट करने में कोई गलती हुई है, तो उसके लिए आप उसको रेफर कर लीजिएगा। एक जगह जैसे क्रिप्टो करेंसी के केस में सेक्शन 115 BBH था, मैंने 115 BBI बोल दिया। तो ऐसे एक आधे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना टाइम निकाला इस बजट के डेलिब्रेशन को देखने के लिए। मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बजट के मेमोरेंडम को पढ़ें, उससे जो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है वो किसी चीज से नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग।